नमस्ते बच्चों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी गद्य 2 बूढ़ी काकी। आज हम बूढ़ी काकी गद्य के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। बूढ़ी काकी गद्य के लेखक है प्रेमचंद। साहित्य प्रकार है कहानी। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देख लेते हैं। उनका जन्म सन 1880 और निधन 1936। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, यह तो नाम हमने सुना होगा, मंगलसूत्र, यह सब जो नाम दिए गए हैं वो उनके उपन्यास है। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित है। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक हैं। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। तो लेखक का परिचय तो हमने देखा। प्रेमचंद जी का परिचय लिया। उन्होंने जो साहित्य सृजन किया है उनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी है, नाटक भी लिखे हैं और निबंध संकलन भी दिए हैं। तो इस तरह से हमने परिचय देखा। अब बात करते हैं तो बूढ़ी काकी गद्य की। बूढ़ी काकी गद्य में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंदपूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बूढ़ी काकी गद्य, तो उसमें हमें पता चलता है कि बूढ़ी काकी जो है यानी कि वो वृद्ध है। इसीलिए ऐसे जो दयनीय वृद्ध होते हैं उनकी अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा गया है कि ऐसे असहाय और दयनीय व्यक्तियों की व्यथा कैसी होती है। तो उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होती है और उनको तो उपेक्षा ही मिलती है। उपेक्षा यानी कि तिरस्कार, नफरत, पर वो जीवन के हर क्षण का आनंदपूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। उनका जो समय है वृद्धावस्था का, उस समय में वो हर क्षण को यानी कि हर पल को वो आनंदपूर्वक उसे जीना चाहते हैं, पर वो जी नहीं पाते, उन्हें उपेक्षा ही मिलती है। तो यह कहानी का मूल सार है, संक्षिप्त रूप है। यहाँ पर बूढ़ी काकी नामक एक स्त्री है। उनके परिवार में कोई नहीं है। उनका पति भी स्वर्गवास सिधा चुका है, उनके बेटे भी, वो भी जवान होकर वो भी स्वर्ग सिधाए हुए हैं। तो इसीलिए परिवार में कोई नहीं है। उनके परिवार में एकमात्र उनका कोई था, तो उनका एकमात्र भतीजा था, वो था बुद्धिराम, और उनकी पत्नी थी रूपा। तो इसीलिए बूढ़ी काकी है वो बुढ़ापे में वो वृद्ध हो चुकी है। इसीलिए वो अपनी सारी संपत्ति अपने परिवार में बचे हुए एकमात्र भतीजे के नाम, बुद्धिराम के नाम, सारी संपत्ति लिख देती है। जब बुद्धिराम भी सारी संपत्ति लिखवाता है तब खूब लंबे चौड़े वादे करता है, पर यह तो वादे सब्जबाग दिखाए हुए थे। सब्जबाग दिखाना यानी कि बड़े बड़े झूठे वादे करना। तो इस तरह से वो वादे करता है पर निभाता नहीं है। जब बुद्धिराम का बड़ा बेटा है सुखराम, उसका तिलक का प्रसंग था, तब घर में मेहमान आ चुके थे। नई नई
सब्जियां बन रही थी, कचौड़ियाँ पूड़ियाँ बन रही थी, तब जो बूढ़ी काकी में एक ही स्वादेंद्रिय शेष है, यानी कि बुढ़ापे में कोई एक इंद्रिय ज़्यादा उत्तेजित होती है, इसीलिए बूढ़ी काकी को खाना बहुत ही अच्छा लगता है। जीभ के सिवा उसमें कोई इंद्रिय ज़्यादा तेज नहीं थी, इसीलिए उनको जो यह भोजन बन रहा था उसकी सुगंध उनको कोठरी में बेचैन कर देती है। इसीलिए वो बाहर आती है, तब रूपा उनके साथ अमानुषी व्यवहार करती है, उनको फटकारती है, बहुत सुनाती है। बाद में वो चली जाती है, पर अंदर जाके उनको ऐसा लगता है कि अब तो कोई बुलाने नहीं आएगा, क्योंकि रूपा भी उससे क्रोधित है। इसीलिए वो ऐसा सोचकर दूसरी बार बाहर निकलती है, तो दूसरी बार भी बुद्धिराम देख जाता है और बुद्धिराम भी उस पर क्रोधित होता है और उसे घसीटते हुए वो कोठरी में पटक देता है। इस तरह से 2 बार अमानुषी व्यवहार बूढ़ी काकी के साथ होता है। और लाडली थी जो बुद्धिराम की बेटी थी, वो ही सिर्फ बूढ़ी काकी के बारे में सोचती थी और इसीलिए वो उनके लिए पूड़ियाँ भी बचा कर रखती है और बूढ़ी काकी को देने के लिए वो उत्साहित थी कि वो कितनी खुश होगी। पर वो अपनी माँ के डर से, रूपा के डर से वो जा नहीं पाती। जब सब मेहमान चले जाते हैं, रूपा भी सो चुकी है, तब लाडली है वो बूढ़ी काकी के पास जाती है, उनको पूड़ियाँ खिलाती है और थोड़ी सी पूड़ियाँ है, इसीलिए बूढ़ी काकी को ज़्यादा खाने का मन होता है। जिस तरह से थोड़ी सी बारिश आती है तो वो ज़्यादा गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह से थोड़ा सा खाना है तो इसीलिए उनकी भूख ज़्यादा हो गई थी और उनको ज़्यादा खाने की इच्छा हुई, इसीलिए वो और पूड़ियाँ लाने के लिए कहती है। पर लाडली है वो माँ के डर से कहती है कि इतनी ही मैंने बचा कर रखी थी। तब बूढ़ी काकी उनको, यानी कि लाडली को कहती है कि जहाँ पर मेहमानों ने भोजन किया था वहीं पर मुझे ले चल। और झूठे जो बर्तन थे उसके पास लाडली बूढ़ी काकी को ले चलती है और बूढ़ी काकी वहाँ जाकर जो बचा कुचा खाना था वो चुन चुन कर एक एक टुकड़ा खाती है और तभी ही रूपा की नींद उड़ती है और उसको लगता है कि लाडली कहाँ पर होगी। और जब वो जाकर देखती है तो बूढ़ी काकी है वो झूठे पतलों में से खाना खा रही है और लाडली वहाँ पर खड़ी है। तो ऐसा दृश्य देखकर वो सन्न रह जाती है, उनका हृदय सन्न रह जाता है, वो आश्चर्यचकित हो जाती है और उनको ऐसा लगता है कि बूढ़ी काकी है उनकी वार्षिक आय इतनी भी कम नहीं थी कि उनको पेट भर खाना भी ना मिल सके। तो इसीलिए रूपा को पश्चाताप होता है, मन ही मन अपनी जो यह गलती है उसके लिए क्षमा मांगती है और भंडार में जाकर वो दिया करके वो थाली सजाकर बूढ़ी काकी के पास ले आती है और उसको खाने के लिए देती है। तब बूढ़ी काकी है वो भोले बच्चे की तरह सारा तिरस्कार भूल जाती है और भोजन करने लगती है और उनके रोए रोए से रूपा के लिए सच्ची सद इच्छाएँ निकलती है, आशीर्वाद निकलता है। तो इस तरह से रूपा ये जो स्वर्गीय दृश्य है वो देखने में मग्न थी, उनका आनंद ले रही थी। तो इस तरह से मैंने आपको ये जो पूरी कहानी है वो संक्षिप्त में कह दी और अब यह पूरी कहानी है उसको फिर से हम पढ़ेंगे। उसके साथ जो समानार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, शब्द समूह के लिए एक शब्द आता हो या फिर संधि आती हो तो कैसे छोड़नी है वो भी हम देखते जाएंगे। तो यह गद्य है, उनकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम गद्य की शुरुआत करते हैं। गद्य की शुरुआत में ही पहला वाक्य लिखा है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है।
यह जो वाक्य है वो आशय स्पष्ट करने में भी पूछा जाता है। बुढ़ापा यानी कि वृद्धावस्था, बचपन यानी कि शैशव अवस्था, पुनरागमन यानी कि वापस आना। तो ऐसा क्यों कहा है? लेखक ने ऐसा कहा है तो जो वृद्धावस्था में बचपन में दोनों में समानता होती, इसीलिए ही तो ऐसा कहा है कि जिस तरह से वृद्धावस्था आती है तो वो एक बचपन का ही रूप है, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चे की तरह हो जाती है और वृद्ध लोग के अंग कमज़ोर हो जाते हैं और बच्चे की तरह ही उनको दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ता है। याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, बच्चे की भी याददाश्त इतनी नहीं होती और वृद्ध लोग के दांत भी गिर जाते हैं, बच्चे के मुंह में भी दांत नहीं होते। बच्चों की तरह वृद्धों को भी मान अपमान की कोई परवाह नहीं होती और बच्चे की बात पर ध्यान नहीं दिया जाता, वैसे ही वृद्ध लोगों की बात पर भी ध्यान नहीं दिया जाता और बच्चे की भी इच्छा अनिच्छा ऐसा कोई महत्व नहीं होता, वृद्धों का भी ऐसा ही होता है। तो इस तरह से ज़्यादातर बातें ऐसी है कि बुढ़ापे और बचपन में दोनों समान है, इसीलिए ही तो ऐसा कहा गया है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, ऐसा लेखक ने कहा है। तो यह वाक्य है वो आशय स्पष्ट करने में पूछा जा सकता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां हाथ पैर जवाब दे चुके थे। जवाब दे चुकना यह मुहावरा है, यानी कि निष्क्रिय हो जाना, छोड़ देना, ऐसा अर्थ होता है, साथ छोड़ देना। तो इस तरह से मुहावरे का अर्थ होता है जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना शीर्षकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। तो यहाँ पर कहा गया है बूढ़ी काकी के बारे में कि बूढ़ी काकी है वो वृद्ध हो चुकी है, इसीलिए उनमें जीभ के स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा बाकी नहीं थी। चेष्टा यानी कि प्रयत्न, शेष यानी कि बाकी, कष्ट यानी कि दुख, और इसीलिए ही तो वो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना हो, यानी कि अपनी तरफ ध्यान दे, इसीलिए ही तो वो रोती थी। उनके पास रोने के अतिरिक्त दूसरा सहारा ही नहीं था। अतिरिक्त यानी कि सिवा, रोने के सिवा कोई और सहारा ही नहीं था, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था, इसीलिए उनको रोना पड़ता था ताकि और कोई व्यक्ति हो उनकी तरफ आकर्षित हो, उनकी ओर ध्यान दे। इसीलिए उनकी जो इंद्रियां है, हमारी इंद्रियां होती है आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, तो इस तरह से समस्त इंद्रियां है और हाथ पैर है वो तो जवाब दे चुके थे यानी कि निष्क्रिय हो चुके थे, इसीलिए तो वो ज़मीन पर पड़ी रहती थी और जब भी घर वाले उनकी इच्छा के विरुद्ध, प्रतिकूल यानी कि विरुद्ध बात करते या फिर भोजन का समय टल जाए या फिर भोजन की मात्रा कम हो, उसको कम खाना दिया जाए और कोई व्यक्ति बाजार से कोई वस्तु लाता और उसको न देता तो वो रोने लगती थी। वो साधारण सा नहीं रोती थी पर वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। तो उनका गला फाड़ फाड़ कर रोने का कारण क्या था कि घर वाले उनकी इच्छा के विरुद्ध बात करें, अगर उनके भोजन का समय टल जाए या फिर उनके भोजन की मात्रा कम हो या फिर कोई बाजार से वस्तु लाता और उनको न मिलती, तब वो गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती। साधारण नहीं रोती थी, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति तो स्वर्ग सिधारे हुए थे, उनका भी वक्त हो चुका था, काफ़ी समय हो चुका था। उनके बेटे भी तरुण होकर चल बसे थे, यानी कि उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। अब उनके परिवार में एकमात्र भतीजा था और वो था बुद्धिराम।
तो उनके सिवा उनके परिवार में और कोई नहीं था। तो इसीलिए ही तो बूढ़ी काकी अपनी सारी संपत्ति उस भतीजे के नाम लिखवा देती है। बुद्धिराम भी सारी संपत्ति लिखवाता है, बूढ़ी काकी की सारी संपत्ति अपने नाम लिखवाता है। तब वो लंबे चौड़े वादे करता है, पर वो वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। सब्जबाग दिखाना वो भी मुहावरा है, उसका अर्थ होता है बड़े बड़े झूठे वादे करना। तो वो जब सारी संपत्ति लिखवाता है तब तो बड़े बड़े वादे करता है, पर बाद में वो निभाता नहीं है। इसीलिए ही तो ऐसा कहा है कि सब्जबाग दिखाता है। उनकी जो संपत्ति थी उसकी वार्षिक आय भी कम नहीं थी कि उनको पेट भर खाना भी ना मिले, पर फिर भी उनको पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। भोजन के लिए तो उनको रोना भी पड़ता था। तो इस तरह से बहुत मुश्किल से उनको भोजन मिलता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। यह जो वाक्य है ना, वो भी आशय स्पष्ट करने में पूछा जाता है, यानी कि उसका अर्थ क्या होता, आशय क्या होता है। तो लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है, उनके विचार में, उनकी सोच है, दोनों की सोच, लड़कों और बूढ़ों की सोच है, दोनों की सोच में अंतर होता है। और बूढ़े लोग होते हैं वो अपने ढंग से सोचते हैं, और जो लड़के होते हैं वो अपने ढंग से सोचते हैं। तो इसी मापदंड पर हम देखें तो नई पीढ़ी के लड़कों की सोच अलग होती है और वृद्ध लोगों की सोच भी अलग होती है। इसीलिए उन दोनों के विचारों में टकराव होता है। इसीलिए ही तो यहाँ पर यह वाक्य कहा गया है कि लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। विद्वेष यानी कि वैर, शत्रुभाव। और लड़के हैं वो माता पिता का ये रंग देखते हैं। क्या रंग? कि माता पिता भी बूढ़ों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते, ऐसा देखते हैं, तो फिर वो भी वैसा ही करते हैं। बूढ़ी काकी को सताया करते थे उनके लड़के, जो बुद्धिराम और रूपा के बेटे थे। वो कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता, तो काकी है वो चीख मार कर रोती। परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। माता पिता का रंग देखते हैं बच्चे, इसीलिए ही वो भी वृद्धों के प्रति ऐसा ही व्यवहार करते हैं। कोई चुटकी काटता, कोई उस पर पानी की कुल्ली कर देता। तो ये जो वृद्ध यानी कि बूढ़ी काकी है वो चीख मार कर रह जाती और रोती। जब वो रोती है ना तो कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। क्योंकि यह बात प्रसिद्ध हो चुकी थी कि वो केवल खाने के लिए ही रोती है, उसके अतिरिक्त वो रोती ही नहीं। इसीलिए बूढ़ी काकी आज ऐसा नहीं कह सकती थी कि यह बच्चे मुझे हैरान परेशान करते हैं, पर वो केवल खाने के लिए ही रोती है, ऐसा ही सबको लगता। इसीलिए उनका जो संताप है, संताप यानी कि मानसिक कष्ट, आर्तनाद यानी कि आंतरिक दुख, अंदर से निकली हुई चीख, ऐसा होता है। तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि सबको यही लगता था कि वो खाने के लिए ही रोती है। वही बात प्रसिद्ध हो चुकी थी। और पूरे परिवार में यदि काकी के प्रति किसी का भी अनुराग हो तो वो थी लाडली। अनुराग यानी कि प्रेम। बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली है, उनका बूढ़ी काकी के प्रति अनुराग था, प्रेम था। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से, जो अपने हिस्से की मिठाई हो या फिर चबे ना हो, वो बूढ़ी काकी के पास आकर बैठकर खाया करती थी। इसीलिए ही तो लाडली को बूढ़ी काकी के प्रति प्रेम हो चुका था। यही तो उनका रक्षागार था। रक्षागार यानी कि सुरक्षित स्थान। बूढ़ी काकी है उनमें भी लोलुपता तो थी ही। लोलुपता यानी कि लोभ, कि वो खाने का प्रयत्न करती, पर यह जो
बूढ़ी काकी की लोलुपता है वो दोनों भाइयों के अन्याय की तुलना में तो कहीं सुलभ थी, सुलभ यानी कि सरल। तो यही स्वार्थ था लाडली का कि अपना खाना है, मिठाई है या फिर चबेना है वो अपने हिस्से का है, फिर भी दोनों भाई है वो अपने हिस्से का खाना ले लेते थे, इसीलिए ही तो वो बूढ़ी काकी के पास आ पहुंचती थी। बूढ़ी काकी में भी लोभ था, फिर भी वो दोनों भाई के अन्याय से तो ज़्यादा अच्छा था। तो यही स्वार्थ था लाडली का, इसीलिए ही तो बूढ़ी काकी के पास आकर बैठकर खाना खाती थी। तो यही स्वार्थनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। स्वार्थनुकूलता यानी कि उनकी संधि हम छोड़ते हैं तो स्वार्थ प्लस अनुकूलता, और सहानुभूति यानी कि संवेदना, आरोपण यानी कि स्थापित करना। तो इस तरह से दोनों के बीच संवेदना थी, सहानुभूति थी, तो उनका कारण यही था लाडली का स्वार्थ। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। झुंड यानी कि समूह, विस्मयपूर्ण यानी कि आश्चर्यपूर्ण, रसास्वाद यानी कि आनंद। तो एक प्रसंग है बुद्धिराम के घर, रात का समय है और उनके द्वार पर, घर के द्वार है वहाँ पर शहनाई बज रही है, क्योंकि आज बुद्धिराम का जो बड़ा बेटा है उनका तिलक का प्रसंग था। बुद्धिराम के बड़े बेटे का नाम था सुखराम, उसके तिलक का प्रसंग था। यही उनके घर में प्रसंग था, उत्सव था। इसीलिए घर के भीतर स्त्रियाँ गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। प्रबंध यानी कि व्यवस्था। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल चुकी थी। तो इस तरह से बुद्धिराम है उसके घर में एक प्रसंग था, वो था जो बड़ा लड़का है सुखराम, उसके तिलक का प्रसंग, और इसीलिए ही तो स्त्रियाँ गा रही थी, मेहमान भी आ रहे थे उनके घर, और रूपा भी भोजन का प्रबंध कर रही थी। भट्टी पर कड़ाह चढ़े हुए थे, पूड़ियाँ कचौड़ियाँ उसमें से निकल रही थी, बड़ा पतीला था उसमें मसालेदार सब्जियाँ भी पक रही थी। तो इसीलिए ही तो घी मसालों की सुगंध भी चारों ओर फैली हुई थी। ऐसा प्रसंग था, ऐसा वातावरण था उनके घर में। तो बूढ़ी काकी को भी यह सुगंध तो पहुंचती ही, इसीलिए बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। तो यह सुगंध उनको बेचैन कर देती है। बेचैन यानी कि व्याकुल, हैरान कर देती, व्याकुल। उनकी संधि हम छोड़ते हैं तो वी प्लस आकुल। तो इस तरह से वो बेचैन हो जाती है क्योंकि उनमें जीभ ही ज़्यादा उत्तेजित थी, स्वाद के सिवा उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए ही तो वो बेचैन हो जाती है। वो मन ही मन सोचती थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया, मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। ये सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो न सकी। तो इस तरह से जो बूढ़ी काकी है वो कोठरी में थी, मसाले घी है उनकी सुगंध उनको बेचैन कर देती है। वो सोचने लगती है कि सब लोगों ने तो भोजन कर लिया होगा, तो मैं क्या करूँगी, ऐसा सोचती है और रोना आ जाता है। पर वो रोती नहीं है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आज हमारे घर पर प्रसंग है, अपशकुन होगा अगर वो रोएगी तो, इसीलिए वो रोती नहीं है। और बूढ़ी काकी मन ही मन कल्पना करने लगती है, सोचने लगती है कि पूड़ियाँ कैसी होगी। पूड़ियों की तस्वीर है उनके मन में आती है। पूड़ियाँ है वो नाचने लगती है उनके सामने ही, खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी, ऐसी पूड़ियाँ होगी। और कचौड़ियाँ में तो अजवाइन और इलायची भी होगी, तो उनकी महक भी आ रही होगी। एक पूड़ी अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं उसे हाथ लगा कर देखती, ऐसी वो कल्पना करती है। तो इस तरह से ऐसी कल्पना करके ही वो ऐसा विचार करती है, क्यों न चलकर ही कढ़ा के सामने ही बैठ जाऊँ।
ऐसा विचार करके, और बाद में वो निर्णय भी लेती है कि मैं वहाँ पर जाकर ही बैठती हूँ, कढ़ा के सामने ही। तो ऐसा निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। बूढ़ी काकी ने क्या निर्णय कर लिया था कि मैं कढ़ा के सामने जाकर बैठती हूँ, और वो उकड़ू बैठकर यानी कि दोनों पांव मोड़ कर बैठना, उसे उकड़ू कहते हैं। और दोनों पांव मोड़ कर बैठते हैं तो हमें हाथों के बल से ही चलना पड़ता है। इस तरह से उन्होंने हाथ जमीन पर रखे और हाथों के बल सरकती हुई बहुत मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से वो चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती यानी कि सरकती हुई कढ़ा के पास आ जाती है, वहाँ पर बैठ जाती है। जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति खाता हो तो उसके सामने भूखा कुत्ता आकर बैठ जाता है, जीभ निकाल के बैठता है, वैसे ही बूढ़ी काकी है, उनको भी भूख लगी है, कुत्ते की तरह उनको भी धैर्य नहीं था, वो कढ़ा के सामने ही बैठ गई। तो इस तरह से वो वहाँ पर बैठी हुई थी। वैसे में रूपा जो है, बुद्धिराम की पत्नी है रूपा, वो उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कार्यभार उन्हीं पर था कि मेहमानों का स्वागत करना, भोजन का प्रबंध करना, इसीलिए वो परेशान थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। वो बेचारी अकेली थी सब काम के लिए, इसीलिए ही तो अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। व्याकुल यानी कि बेचैन, हैरान, झुंझलाती थी, कुंढती थी। कुंढना यानी कि मन ही मन दुखी होना। तो इस तरह से वो मन ही मन दुखी हो रही थी, क्योंकि सारा कार्यभार उन्हीं पर था। इसीलिए ही तो कभी यहाँ कभी वहाँ जाती, मन ही मन दुखी होती थी। उनको क्रोध प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता था रूपा को। इसीलिए ही तो वो बूढ़ी काकी को देख जाती है ऐसी अवस्था में। ऐसी अवस्था यानी इस अवस्था यानी कि क्या, कि वो बेचैन थी, हैरान थी, परेशान थी। ऐसी अवस्था में वो बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देख जाती है और वो जल उठती है। उनका क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेढक कछुए पर झपटता है, उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झपट कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाना खाया, भगवान को भी भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। तो यहाँ पर रूपा को क्रोध प्रकट करने का अवसर ही नहीं मिलता था, और ऐसे में उन्होंने, रूपा ने बूढ़ी काकी को देखा, इसीलिए ही तो सारा क्रोध उन पर ही निकल जाता है। जिस तरह मेढक है वो कछुए पर झपटता है। मेढक यानी कि गुजराती में हम उसे देड़को ऐसा बोलते हैं। कछुए यानी कि गुजराती में उसे अड़स्यू ऐसा बोलते हैं। उसे इंग्लिश में अर्थवर्म ऐसा बोलते हैं। तो गुजराती में कहते हैं देड़को वो अड़सिया को खाता है, ऐसा गुजराती में बोला जाता है। पर मेढक यानी कि देड़को, केचुए यानी कि अड़स्यू, ऐसा हम हिंदी में कहते हैं। तो जिस तरह से मेढक कछुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटती है और दोनों हाथों से झपट कर बोलती है, क्या पेट में आग लगी है? यह तुम्हारा पेट है या फिर भाड़? ऐसा वो बोलती है। और यह भी कहती है कि क्या कोठरी में बैठे बैठे आपका दम घुट रहा था? अभी तो मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया है। मेहमान को सबसे पहले खाना दिया जाता है, उन्होंने भी नहीं खाया है, भगवान को भी भोग नहीं लगा है, तो तब तक तो आपको रुकना चाहिए था, तो आपका धैर्य न हो सका। ऐसे ऐसे वाक्य वो बोलती है। इसीलिए ही तो बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना वो रोई ना वो बोली।
तो इस तरह से ऐसा वाक्य रूपा से सुनकर जो बूढ़ी काकी की प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर दिखाई गई है कि बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली। कुछ प्रतिक्रिया उनकी नहीं दिखाई पड़ती कि वो रोई भी नहीं और बोली भी नहीं। वो चुपचाप जिस तरह से वो कोठरी से बाहर निकली थी, आई थी, उसी तरह से वो कोठरी में जाने के लिए प्रयत्न करती है, रेंगती हुई, यानी कि सरकती हुई वापस अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गए, मेहमान खाने लगे। जब बूढ़ी काकी चली जाती है तब बाद में तो भोजन भी बन गया था, पतले भी आंगन में पड़ गए थे, मेहमान भी खाने लगे थे। पर इस तरफ जो बूढ़ी काकी कोठरी में है वहाँ पर वो भीतर जाकर पश्चाताप कर रही है कि मैं भी कहाँ चली गई, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया कि रूपा ने मुझे ऐसे ऐसे वाक्य सुनाए, ऐसा बोली। उनको ऐसा नहीं लगा कि रूपा गलत है, उन पर क्रोध नहीं आया। पर बूढ़ी काकी को अपनी जल्दबाजी पर ही दुख हुआ कि सच ही तो है कि जब तक मेहमान लोग भोजन नहीं कर लेते तब तक मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, और मेहमान खाना नहीं खाते तब तक घर वाले कैसे खाएंगे। तो ऐसा उन्होंने सोचा, और मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया कि मैं वहाँ पर चली गई, मेहमानों ने खाना नहीं खाया और वहाँ चली गई। तो ऐसा सोचती है वो, रूपा पर कुछ भी क्रोध प्रकट नहीं करती, अपने आप पर ही दोष निकालती है। और इस तरह से वो ऐसा सोचती है कि अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि पहली बार तो उन्होंने जल्दबाजी कर दी थी, इसीलिए ही तो वो ऐसा सोचती है कि अब जब तक कोई बुलाने न आए ना तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तो मन ही मन ऐसा विचार उन्होंने कर लिया और वो बाद में बुलावे का इंतजार करने लगी। इंतजार यानी कि प्रतीक्षा। उन्होंने निर्णय कर लिया था कि बुलाने ना आए तब तक मैं नहीं जाऊंगी, इसीलिए अब तो उनको प्रतीक्षा ही करनी होगी कि कोई बुलाने आए। तो इसीलिए इस तरह से वो प्रतीक्षा करने लगी और वो मन को बहलाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते गाते देर हो गई। जब वो गाना गा रही थी मन को प्रसन्न करने के लिए, इसीलिए उनको बहुत देर हो जाती है, ज़्यादा समय हो जाता है। तो वो बाद में फिर से सोचती है, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। वो मन ही मन सोचती है कि रूपा भी मुझसे चीट गई है, वो भी क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, क्या सोचकर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सब लोगों ने भोजन कर लिया होगा, अब तो किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही, इसीलिए सब लोग खा पी कर चले गए होंगे। और रूपा भी उनसे क्रोधित है, इसीलिए वो भी न बुलाने आए। तो ऐसा सोचकर बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। उनको यह विश्वास था कि 1 मिनट में उनके सामने पूड़ियाँ होगी, मसालेदार सब्जियाँ होगी, ये सब होगा। इसीलिए उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे भी बांध लिए थे कि पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ अच्छी लगेगी। तो इस तरह से मंसूबे भी बांध लिए थे, विचार कर लिया था कि क्या क्या खाएगी वो। अगर वो खाना ज़्यादा खाती है तो कोई चाहे बुरा माने या फिर चाहे अच्छा भला माने, तो फिर भी वो मांग मांग कर खाएगी। तो लोग यही कहेंगे ना कि उन्हें विचार नहीं, तो वो कहा करे इतने दिन के बाद मैं पूड़ियाँ खाने जा रही हूँ, मुझे पूड़ियाँ मिल रही है, तो मैं मुँह झूठा करके ही थोड़ी ही उठ जाऊँगी। तो इस तरह से वो ऐसा सोचती है कि मैं पेट भर के खाना खाऊंगी, सिर्फ मुँह झूठा करके ही खाना खाकर उठ नहीं जाऊंगी। कोई अच्छा सोचे या भला सोचे, मैं तो ज़्यादा ही खाना खाऊंगी। लोग
जो कहे वो कहे ऐसा सोचकर बूढ़ी काकी है वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खाना खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। जब बूढ़ी काकी है वो उकड़ू बैठकर जिस तरह से पहली बार आई थी उसी तरह से दूसरी बार भी आई, उकड़ू बैठकर हाथों के बल से सरकती हुई आई ना। तब मेहमान की मंडली तो अभी भी वहीं पर थी, खाना खा रही थी। कोई खाकर तो उंगलियां चाटता था, ऐसा दिखाई पड़ता था, और कोई मेहमान है वो दूसरे मेहमान की तरफ देखता था तिरछे नेत्रों से कि अभी भी वो खाना खाता है तो मैं भी खाऊं। तो इस तरह से वो देखता था। तभी ऐसे में बूढ़ी काकी वहाँ पर आ पहुँची, और जब पहली बार आई थी ना तब तो रूपा देख गई थी उसे और उन पर क्रोध प्रकट किया था। दूसरी बार जब वो यहाँ पर आती है ना तब बुद्धिराम काकी को देख जाता है, इसीलिए वो क्रोध से तिल मिला गया। तिल मिला जाना यानी कि विकल होना, व्याकुल होना। तो इस तरह से बुद्धिराम व्याकुल हो चुका था, इसीलिए उसने लपक कर बूढ़ी काकी को दोनों हाथों से पकड़ा और घसीटते हुए कोठरी के पास ले जाकर और कोठरी के अंदर ही उनको पटक दिया। इस तरह का व्यवहार है वो बुद्धिराम का था। तो पहले जब बूढ़ी काकी बाहर आती है तब रूपा का व्यवहार भी अमानुषी व्यवहार था। जब दूसरी बार बाहर आती है तब भी बुद्धिराम का व्यवहार भी ऐसा ही था, अमानुषी व्यवहार। तो इस तरह से बूढ़ी काकी पर किसी को भी दया नहीं आती कि वो वृद्ध है, और जब वो बाहर आती है तो ऐसा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, आगे हम कल देखेंगे।